Everybody, a very good afternoon to all of you बच्चों. I am back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine problem series lecture number 48. और आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेटा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पे, जिसके बाद कि मैं ये कह सकता हूं गेट से रिलेवेंट जो भी आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है इन इलेक्ट्रिकल मशीन. तो तैयार हो जाओ बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आया हूं. तो यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों तरह के क्वेश्चन मिलने वाले हैं. काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, जिसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी whenever you are facing the problems on the basis of single phase induction motor. चलिए, तो let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, beta, I have trained over 2 lakh students for GATE and ESE, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. Okay. अब मेरे बारे में ये सारी बातें तो यार आप लोग सुनते ही रहते हो, जानते हो ऑलरेडी. लेकिन आई से व्हाट मैटर्स द मोस्ट, मैटर ये करता है बच्चों कि इवेंचुअली आप लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर पाओ, ऐसे क्रेडेंशियल्स आपकी प्रोफाइल में लिखे जाएं. दैट इज व्हाट मैटर्स एट द एंड. और इसी के लिए हम लोग पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं. बस आप लोग भी हमारे साथ लग के मेहनत करो यार, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और एक बार ऐसा अटेम्प्ट दो कि दुनिया आपका एग्जाम्पल दे. आप एक तरह से दुनिया के लिए, आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, आगे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ. अब हमारी जो मेहनत है बेटा वो तो आप तक पहुंचती है, लेकिन सिर्फ यूट्यूब से नहीं बल्कि अनअकैडमी ऐप से भी. तो आप ध्यान रखें, अनअकैडमी ऐप पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस लगाई जाती हैं. उन सभी का फायदा उठाएं. क्या करना है, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लेना है एंड देन आप कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो. बस उसे अनलॉक कर लेना यूजिंग द कोड अंकित ESE. और मेरी तो देखो सारी स्पेशल क्लासेस एक लोकेशन पे आपको मिल जाएंगी बेटा. अगर यहां पे आप जाते हो तो अपकमिंग में आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे लगने वाली हैं. और मेरे बच्चों जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो अलग अलग फोल्डर्स में मिल जाएंगी फॉर PSU, गेट, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन. सब चीजें आपको मिलने वाली हैं इस लिंक पे. ठीक है, चलो तो शुरू करें भाई. सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज शोन इन द फिगर. पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, XM हमें दे रखा है, S इज द स्लिप. ओके, एट नो लोड द मोटर स्पीड कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू बी सिंक्रोनस स्पीड. नो लोड पावर फैक्टर पूछ रहा है. अब इसने हमें यह बता दिया भाई नो लोड पे जो स्पीड है वो NS है. अब आपको बताना है पावर फैक्टर इस सर्किट का. तो क्या करें, अगर बेटा ऐसा बोल ही दिया है कि नो लोड पे NR इज अप्रोक्सीमेटली NS, तो जो स्लिप है NS माइनस NR बाय NS, इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0. अगर बेटा ये स्लिप 0 हो गई तो बैकवर्ड ब्रांच में जहां पे 2 माइनस S आता है वहां पे क्या आ जाएगा फिर. अगर स्लिप 0 है तो 2 माइनस S कितना हो गया सर, ये 2 हो गया. अब जरा ना यार इस सर्किट के अंदर पैरामीटर्स की सभी वैल्यूज डाल दी जाएं. R1 है 12 ओम, X1 है 12, JXM बाई 2 J120, R2 बाई S अगर 0 है तो ये बेटा ओपन हो जाएगा. ठीक है, और ये J6 फिर से J120. अब जरा इधर देखें, R2 डैश बाई 2 माइनस S, R2 डैश है 12 अपॉन 2 इंटू 2, 12 अपॉन 4 कितना हो गया 3 ओम, और ये J6. समझ में आया, ये बात समझ में आ गई भाई. अब मेरे बच्चों जब ये वाली ब्रांच ओपन हो गई तो इसके साथ लगा हुआ इंडक्टर हो गया बर्बाद, वो किसी काम का नहीं रह गया.
जब ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया ना तो इसके साथ के इंडक्टर में भी कोई करंट नहीं जाएगा, तो दैट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। अब पावर फैक्टर निकालने का एक आसान तरीका होता है इंपीडेंस से। अगर इंपीडेंस आ जाए तो R बाय Z गिव्स अस द पावर फैक्टर। अब इस सर्किट का इक्विवेलेंट इंपीडेंस मुझे निकालना है, कैसे निकालेंगे? 12 प्लस J12 प्लस J120 इसका, और एक J120 जो है ना उसके पैरेलल में 3 प्लस J6, तो ये हुआ 12 प्लस J132, ठीक है, प्लस देखो अब मैं ना यहाँ पे एक जुगाड़ बताता हूं, क्योंकि वर्चुअल कैलसी से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो नहीं कर पाओगे। अब ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है देखना यार, 3 प्लस J126, अब यहां पे 3 वाली टर्म J126 से बहुत ही छोटी है, तो अगर आप डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेट कर लें भाई, अगर आप डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेट कर लें भाई, यानी नीचे में क्या ले लें, तो क्या हो जाएगा? तो यहां पे बेटा अब देखो 12 है, इधर से रियल पार्ट कितना बनेगा देखना जरा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन तो वर्चुअल कैलकुलेटर में भी हो सकती है भाई, समझ रहे हो? दिस इज डूएबल। $14.8571 137.714। अब आप चाहो तो यहां पे tan फाई निकाल सकते हो ना बेटा, x बाय आर, $9.2692। अब मैं आपको उसी तरह से दिखा रहा हूं कि वर्चुअल कैलसी से कैसे करते। अब इसका tan इनवर्स ले लो भाई, 83.842। अब पावर फैक्टर के लिए क्या करना है, cos फाई, .107, और लैग आएगा भाई। सर लैग क्यों आएगा? क्योंकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है बेटा, तो पावर फैक्टर इज ऑलवेज लैगिंग इन नेचर। ये बात क्लियर हो गई? तो यहां पे बहुत सिंपल था, अगर आप ये छोटा सा अप्रोक्सीमेशन कर लेते, और ये अप्रोक्सीमेशन ऐसा नहीं है बेटा आपने पहली बार देखा है, जब हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में थेवेनिन निकालते हैं तो वहां भी अप्रोक्सीमेट करते हैं थेवेनिन के अंदर, और वहां यही अप्रोक्सीमेशन करते हैं, डिनोमिनेटर को अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें भाई, a 200 volt 50 hertz single phase induction motor has the following connection diagram and winding orientation. M dash is the axis of main stator winding, A dash is the direction of auxiliary winding. Direction of winding axis indicate the direction of flux when current are in the direction shown. ये कहना चाह रहा है, ये जो आपको एरो दिखाए हैं ना M डैश और A डैश, ये फ्लक्स के डायरेक्शन है कब? जब करंट इस दिशा में फ्लो करे जो वाइंडिंग के अंदर शो किया है भाई। पैरामीटर्स ऑफ ईच वाइंडिंग आर इंडिकेटेड व्हेन द स्विच S इज क्लोज्ड। तब क्या होगा? चलो ऐसे ले लो, ये 1 ओम मान लो, ठीक है। अब भाई यहां पे बात ये आती है कि सर ये कैसे जज करते हैं मोटर किस डायरेक्शन में रोटेट करती है। देखो यार मैं आपको बताता हूं डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसे जज किया जाता है।
सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे, बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी आर इन पैरेलल। ध्यान दीजिएगा, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों ही पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो वोल्टेज इज सेम। ठीक है, अब आई एम लैग्स वोल्टेज बाय tan इनवर्स XM by RM। IA lags voltage by ठीक है, लेकिन बेटा if capacitor is used in auxiliary winding, IA leads V by, तब ये लीड करेगा tan इनवर्स इतने से। ठीक है भाई, तब ये लीड करेगा। तो आपको क्या करना है, अब देखो आपको क्या करना है ना बेटा, आपको एक बार लैगिंग या लीडिंग एंगल मिल गया तो मेरे बच्चे ड्रॉ फेजर एंड डिटरमाइन विच करंट लीड्स द अदर, यानी दोनों में से कौन सा करंट आगे है ये पता लगाइए। बात समझ रहे हैं मेरी, दोनों में से कौन सा करंट आगे है ये पता लगाना पड़ेगा। और फिर फाइनल स्टेप होता है मोटर रोटेट्स from leading to lagging in flux diagram। इस बात का क्या मतलब हुआ, देखो एक एग्जांपल से समझाता हूं। केस 1, सपोज IA लीड्स IM। अब आपने एक अभी डायग्राम देखा था ना भाई, जिसके अंदर फ्लक्स की डायरेक्शन दिखा रखी थी बच्चों, ऐसे एरो दिखाया था, याद आया, M डैश और A डैश। तो आपके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखाई गई हो। ऐसा डायग्राम आपको गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है सर, अब आपने क्या बोला बेटा कि IA लीड कर रहा है, IA लीड कर रहा है, तो लीडिंग से लैगिंग वाले की तरफ रोटेशन आएगा, यानी ऑक्सिलरी टू मेन, ऑक्सिलरी टू मेन। ठीक है, लीडिंग से लैगिंग वाले की तरफ आपका रोटेशन आने वाला है। अब ऐसे ही बेटा अगर उल्टा होता केस, तो लीडिंग लैगिंग तो देखो फेजर से देखोगे, लेकिन मेरे बच्चों आपको रोटेशन का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से देखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? लीडिंग लैगिंग आप देखोगे फेजर से, कौन सा करंट दूसरे को लीड कर रहा है, लेकिन रोटेशन का जो डायरेक्शन देखना है, दैट यू हैव टू सी फ्रॉम द वेक्टर डायग्राम। अगर देखो IM लीड कर रहा है, तो लीडिंग से लैगिंग फेज, लीडिंग से लैगिंग माने ऐसे, ये लीड कर रहा है ना, ऐसा भी हमने लिखा, तो ये रोटेशन आएगा।
समझ में आया रोटेशन कैसे जज करना है? पहले करंट्स का एंगल निकाल के पता करना है कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा, और फिर डायग्राम में रोटेशन जज कर लेना है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन हमको गिवन था भाई। क्वेश्चन में देखो मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है 0.1 और इंडक्टेंस है 0.1 बाय पाई, और फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज के हिसाब से 100 पाई होगी भाई। तो अगर मैं यहां थीटा एम निकालता हूं, tan इनवर्स XM बाय RM, ये कट जाएगा, 100 ही आ जाएगा। कितना आया ये 100 के अनुसार? 89.427। अब थीटा ए की अगर बात करें, ये एंगल बेसिकली हमें क्या बता रहे हैं कि कितने एंगल से इन वाइंडिंग्स का करंट वोल्टेज से लैग कर रहा है। 84.289। ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां पे इतना तो समझ आ गया, थीटा ए कम लैग कर रहा है, आई ए जो है कम लैग कर रहा है, देखो ना आई ए का एंगल 84.29 है और आई एम का है 89.42। लेकिन पता है इनके बीच में इतना कम डिफरेंस है कि हम कहेंगे टॉर्क विल बी नेग्लिजिबल, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटा है एंड मोटर डज नॉट रोटेट। समझ में आया? एक्चुअल जो एंगल आया था ना, ये गेट का सवाल है, उसके अंदर तो दोनों ही 89 पॉइंट समथिंग आ रहे थे। तो जब तक बेटा 10-20 डिग्री का डिफरेंस ना हो, आप कह सकते हो एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। बात समझ में आई? ये डेटा मैंने आपको रैंडमली दे दिया इसलिए ऐसा आंसर आ रहा है, वरना आप ये कह सकते हो जब तक एंगल एटलीस्ट 10 डिग्री के ऊपर ना जाए तो एंगल विल रिमेन वेरी वेरी स्मॉल। समझ में आया? अगर एंगल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता तब हम यहां से जज करते कि कौन डायरेक्शन में मोटर रोटेट करेगी। बात क्लियर हो गई भाई? चलो थर्ड पे आओ। अकॉर्डिंग टू डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, एनी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रोटेटिंग कंपोनेंट। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दीज कंपोनेंट्स आर। बताओ भाई, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी कहती है कोई भी सिंगल फेज की फील्ड को दो रोटेटिंग कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रिलेशन है? बताइए जी। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ये दोनों अपोजिट घूमते हैं, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, और हर एक का मैग्नीट्यूड हाफ होता है। कैसे सर? देखो एफ को हम लिखते हैं एफ एम कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। ये होती है स्टैंडिंग वेव, या ये कह दो सिंगल फेज का एमएमएफ। फिर इसे दो भाग में बांट दिया जाता है, FM/2 और ये। तो आप देखो ना, हर एक का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो हाफ ही तो आ रहा है टोटल के। टोटल का FM था और दोनों का आया FM/2 दैट इज हाफ। इसमें थीटा माइनस ओमेगा टी वाली टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है? फॉरवर्ड वाला कंपोनेंट, और थीटा प्लस ओमेगा टी वाली क्या रिप्रेजेंट करती है? बैकवर्ड रोटेटिंग कंपोनेंट। ठीक है, चलो अगला देखें भाई। अ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is rotating in the forward direction at a speed of 1425 rpm. Rotor resistance at standstill is 7.8 ohm.
द इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इन द बैकवर्ड ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट। अब भाई बैकवर्ड ब्रांच में रोटर का रेजिस्टेंस पूछ रहा है। अभी अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो कितना होता है, R2/2 2 माइनस एस। तो यानी कि R2 तो हमें दे रखा है 7.8, हमें क्या चाहिए, S चाहिए। अगर S आ गया तो ये वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल कह सकते हो अमाय कि बेटा आपने पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को दो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में ब्रेक किया है। अब यहां पे NS अगर देखें बेटा, वन बाय 20, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 ओम। आंसर विल बी ए। ठीक है, आंसर विल बी ए। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर with only main winding excited would exhibit the following response at synchronous speed। ns पे क्या होगा अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग एक्साइटेड है? बताओ भाई, अगर सिर्फ मेन वाइंडिंग एक्साइटेड है तब ns पे क्या होने वाला है? कम ऑन एवरीवन, what will happen at ns if only main winding is excited? तो इसका आंसर आएगा डी। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो, if motor rotates forward, ध्यान से समझिएगा, फॉरवर्ड फील्ड becomes stronger than backward field। अगर मोटर बैकवर्ड घूमती है तो बैकवर्ड फील्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर। देन फॉरवर्ड फील्ड। ठीक है, तो यहां पे आंसर इसीलिए डी आएगा। हम लोग ये मानेंगे मोटर अगर एनएस पे घूम रही है तो बाय डिफॉल्ट ये मान लो फॉरवर्ड में घूम रही है, तो फॉरवर्ड फील्ड विल बिकम स्ट्रॉन्गर। अगर वो हमसे बोल देता ना कि एनएस पे घूम रही है बैकवर्ड में, तो हम कहते बैकवर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन दी फॉरवर्ड। अगला देखें भाई, अ सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग इंपीडेंस। अब ये कह रहा है कितना कैपेसिटर लगाएं जिससे 90 डिग्री फेज शिफ्ट पैदा हो जाए बिटवीन मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब ये 90 डिग्री शिफ्ट चाहिए क्यों? पहले तो ये बात है बेटा, अगर दो वाइंडिंग के बीच में एंगल स्पेस में भी 90 हो और उनके करंट्स के बीच में भी 90 डिग्री का शिफ्ट हो, देन इट कैन जनरेट अ परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप चाहते हो ना एकदम परफेक्ट आपको मैग्नेटिक फील्ड मिले जो कि गोल घूमे, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 90 डिग्री का
फेज शिफ्ट, क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब यहां पे बेटा क्या होता है कि अगर परफेक्टली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री का शिफ्ट चाहिए, तो यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया मेरे लेक्चर्स के अंदर कि XC की वैल्यू होती है RA RM बाय XM प्लस XA। अब दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो दैट इज 48, XM दैट इज 4 प्लस XA दैट इज 6, 18 ओम। अब यहां से अगर C निकालना है तो आपको करना पड़ेगा XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ठीक है, वन 176.8 माइक्रोफैरेड ए। तो आंसर विल कम आउट टू बी ए, 176.8 माइक्रोफैरेड। बहुत ही बढ़िया शिवनंदन, पीबी के, दोनों का ही आंसर एकदम सही है। समझ आया? तो बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 90 डिग्री फेज शिफ्ट, ये आपको याद रहना चाहिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, अभी देखो मैंने आपको एक तो कंसेप्ट बताया मोटर का रोटेशन डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, एक ही 90 डिग्री का शिफ्ट। ये बेसिक बेसिक चीजें जो हर बच्चे को आनी चाहिए। अगला देखें भाई, द स्टार्टिंग करंट इन द मेन एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग of a single phase induction motor are 4 angle 0 and 4 angle minus 30 degree ampere. When a voltage of 200 angle 0 degree is applied, what is the effective resistance of auxiliary winding upon effective resistance of main winding? अब बेटा यहां पे आपको वोल्टेज बता दी, आपको करंट बता दिया, आपसे पूछ रहा है भाई रेजिस्टेंस का रेशियो बता दो ऑक्सिलरी और मेन का। अब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं यार कि Z मेन इज वोल्टेज अपॉन करंट इन मेन। Same way for auxiliary. लेकिन बेटा मुझे ना रेजिस्टेंस से मतलब है। अब मेन वाइंडिंग में तो इंपिडेंस का एंगल 0 आया, तो मेन वाइंडिंग में जब इंपिडेंस का एंगल 0 आया तो रेजिस्टेंस इज सेम एज द इंपिडेंस। ऑक्सिलरी में एंगल आया 30 डिग्री, तो ये बन गया 50 cos 30। अब अगर यहां पे आप R ऑक्सिलरी ओवर R मेन करेंगे तो इट विल बी cos 30.866, है ना, सिंपल बेसिक सा सवाल है, 0.866। शिवनंदन का आंसर एकदम सही है भाई, आंसर इज 0.866। अगला देखो यार, ये वाला तो चलो ऑलरेडी हो चुका, ये वाला देखो, आ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज द फॉलोइंग मॉडल, रोटेशनल लॉसेस 75 वॉट। ये पूछ रहा है 940 आरपीएम पे कितना करंट आने वाला है। करो भाई इसे ट्राई। पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स आएगा समवेयर इन द फ्यूचर, बट लास्ट ईयर का तो पढ़ा हुआ ही है, अगर जल्दी करना है तो कर लो पावर सिस्टम का क्रैश कोर्स।
अब वो अलग बात है यार कि मेरा लेने वगैरह का मन नहीं करता यूट्यूब पे क्लासेस ना, बस ले लेता हूँ क्योंकि कुछ एक कमिटमेंट्स हैं, वरना तुम लोग सपोर्ट कितना ही दिखाते ही हो यार यूट्यूब पे। इस समय यही क्लास प्लस पे चल रही होती ना, कम से कम 200 की अटेंडेंस होती। बेटा न्यूमेरिकल अपने से भी लगाओ कि सब चीज़ों के लिए यूट्यूब पे फ्री रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट रहोगे। किताब से खुद भी लगाओ न्यूमेरिकल। अब तुम जरा जरा से बच्चे तो होनी की उंगली पकड़ के चलाए जाओगे। एक बार पावर सिस्टम के कोर्स में करा दिए 200-300 न्यूमेरिकल, ज़्यादा ही करा दिए होंगे बल्कि, तो अब आप खुद भी तो अटेम्प्ट करो क्वेश्चन। ये तो मशीन के सीरीज के अंदर क्वेश्चन थे ही नहीं, तो मैंने मशीन के क्वेश्चन आपको अलग से लगवाए। पावर सिस्टम की सीरीज में तो क्वेश्चन है ना, अब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, उसमें तो क्वेश्चन साइड बाय साइड चल रहे हैं, आपको भी तो लगाने ना खुद से। गेट में मैं थोड़ी आऊंगा कराने के लिए। किया भाई इसको अटेम्प्ट? पहले एनएस निकाल लो भाई। अब स्लिप निकाल लो। अब कितना आएगा यहां से? .3733। अब भाई देखो, अगर करंट निकालना है तो सिंपल है, इंपीडेंस चाहिए। ठीक है, इंपीडेंस चाहिए। अब इंपीडेंस अगर आपको चाहिए ना बेटा, तो 48 ओम के पैरेलल में ये सब कुछ है, ऐसे इधर भी 48 के पैरेलल में ये सब कुछ है। तो जरा इंपीडेंस निकाल लेते हैं यार। अब यहां पे 1.8 प्लस 3.4 10.907, तो देखो मैंने जो है ना यहाँ इम्पीडेंस का फॉर्मूला लिख दिया। सर ये कैसे लिखा? अरे इसमें कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे s की वैल्यू डाल दी और 2 माइनस एस की वैल्यू डाल दी है बस। ठीक है, अब देखें भाई, ये तो लंबी कैलकुलेशन है। ये पहली वैल्यू आ रही है 11.32 एट एन एंगल 46.62 प्लस 7.4796 एंगल 67.48। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, 18.5 54.89। अब एक बार देखो इंपीडेंस आ गई तो करंट में तो कुछ भी नहीं है। आई विल बी 220 बाई 18.5,
11.89 एम्पियर, है ना। आगे तो इजी है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के तो नहीं बनेगा, तो ये वाला ऐसा सोच सकते हो ना जैसे ईएससी कन्वेंशनल के लिए रख सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि किस तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को टैकल करना है। चलो अगला देखें भाई। A 2-pole 50 Hz single phase induction motor running at 2600 RPM has effective rotor resistance and reactance. Stator impedance, magnetizing impedance are to be neglected. Frequency of rotor current in forward and backward branch. करो जरा इसको। स्पीड दे रखी है बेटा आपको, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है रोटर करंट का इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ब्रांच। चलो फटाफट से करो। और आज बेटा 3:30 बजे परमाणु बैच में मेरा इन्वर्टर्स रह गया था, वो मैं कराने वाला हूं, तो आज आपका परमाणु बैच भी वाइंड अप हो जाएगा और ये मशीन की क्वेश्चन सीरीज कल मॉर्निंग में खत्म हो जाएगी। अब बस स्पेशल मशीन के क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सीरीज खत्म। 49 वीडियोस की ये सीरीज बनेगी। देखो सबसे पहले तो एनएससी निकाल लो भाई। ये आ गया स्लिप। अब बेटा यहां पे अगर फ्रीक्वेंसी फॉरवर्ड ओवर फ्रीक्वेंसी बैकवर्ड की बात करें तो एस एफ ओवर 2 माइनस एस एफ 2/15 30 28 2/28 1/14 या 1/14, है ना। अब अगला कह रहा है रेशो ऑफ फॉरवर्ड टू बैकवर्ड फ्लक्स। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फाई फॉरवर्ड बाय फाई बैकवर्ड इज इक्वल टू आई फॉरवर्ड बाय आई बैकवर्ड? बिल्कुल कह सकते हो सर। क्या इसको ऐसा कह सकते हैं इंपिडेंस बैकवर्ड बाय इंपिडेंस फॉरवर्ड? सोच के देखो, क्योंकि भाई वोल्टेज तो बराबर आएगी लेकिन करंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंपिडेंस। अब Z बैकवर्ड क्या होगा? 0.5 बाई 2 माइनस एस का स्क्वायर प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। यहां पे ना एक चीज और होगी, हाफ हाफ करना पड़ता है ना बेटा। अब वो अलग बात है, रेशो में तो कट ही जाएगा ये 2 का फैक्टर, बट फिर भी ध्यान रखना रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हाफ हाफ करके लेते हैं, हाफ फॉरवर्ड में हाफ बैकवर्ड में। चलो बहुत ही अच्छी बात है अंकित, अगर मजा आ रहा है आपको वीडियो देखने में बेटा। .1499, ठीक है। तो ये आ गया। क्लियर हो गया भाई किस टाइप से हमने निकाला है? तो हमने करेंट्स के रेशो से निकाल दिया है, दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ फ्लक्स रेशो।
अगला देखें भाई, द रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर इज रिकमेंडेड फॉर। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज यानी जिसमें सिर्फ मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती हैं, जहां पे कैपेसिटर की बात नहीं करते हैं, वो किसके लिए रिकमेंडेड है बताइए। कोई बात नहीं, अब करने लगेंगे। मैंने ये प्रपोजल डाला है कि हमें भी कुछ वीडियोस प्राइवेट कर देने चाहिए ताकि बच्चे हमें सीरियस लेने लगें, है ना। एक बार अप्रूव हो जाता है ऐसा परमिशन, फिर देखो तुम, नहीं हम 7,000 के वीडियो 4,000 कर दें इस चैनल पे। यस, लो इनर्शिया लोड, क्योंकि यहां पे क्या होता है, लो स्टार्टिंग टॉर्क होता है। ठीक है, चलो अगला देखिए भाई, द फॉलोइंग डेटा इज ऑब्टेन्ड फॉर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। अब कैपेसिटेंस पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। अब बेटा यहां पे क्या है ना, ये जो टेस्ट डेटा दिया है, यहां से पहले आपको एक्स और आर निकालना पड़ेगा। अब फॉर मैक्सिमम देखो, एक कंडीशन तो होती है 90 डिग्री शिफ्ट की, एक कंडीशन बेटा आपको मालूम होनी चाहिए मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क की, दैट इज दिस। ठीक है, अब यहां पे थीटा एम कैसे निकालें, बहुत इजी है, कॉस थीटा एम इज पी एम। ये जो डेटा दिया है यहां से आ जाएगा ना, सोच के देखो, पावर दी है 40 बाय 100 इंटू 2। तो थीटा एम आ गया 78.46। ठीक है, ये आ गया भाई। अब इसके अंदर अगर हम बात करें ऑक्सिलरी की, तो Z ऑक्सिलरी 80/1 80 ओम, R ऑक्सिलरी इज पावर ओवर करंट का स्क्वायर, क्योंकि पावर I²R होती है 50 ओम, तो X ऑक्सिलरी 62.45। अब बेटा अगर आप थीटा ए निकाल देना इस फॉर्मूले से, 90 माइनस थीटा एम बाय 2 कितना आएगा, 5.77। अब यहां से क्या होगा, यहां से थीटा ए आ गया, तो यहां से एक्स सी निकालो भाई, आर ए tan थीटा ए प्लस एक्स ए 67.502 आ रहा है। कितना आ रहा है, 67.502। तो इससे कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, एक्स सी 1/ω होता है भाई 47.1 माइक्रोफैरेड। खत्म खेल। ठीक है, तो ये दो अलग अलग मेथड हैं बेटा, एक मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए पढ़ा जाता है और एक 90 डिग्री शिफ्ट के लिए पढ़ा जाता है। चलिए अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैज हाई पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी अंडर रनिंग कंडीशन। तो ये कह रहा है रनिंग कंडीशन में हाई पावर फैक्टर और हाई एफिशिएंसी मुझे चाहिए, क्या होगा भाई, आंसर विल बी बी। टू वैल्यू कैपेसिटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है बेटा कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन इंडक्शन मोटर। तो जब रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर लगा रहता है ना, तो फायदा क्या होता है
कि आपको परफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है और कैपेसिटर के कारण पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है। फर्स्ट वाली जो मोटर है वो क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट है, वहां स्टार्टिंग में तो कैपेसिटर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन है रनिंग कंडीशन का, और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर कट हो जाता है अंडर रनिंग कंडीशन, इसीलिए आंसर शुड बी बी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अब 3:30 बजे मिलेंगे, इन्वर्टर्स डिस्कस करेंगे। और याद रहे जो बच्चे प्लस पे नहीं है जल्दी से आ सकते हैं, यहाँ लाइव क्लासेस मिल रही हैं बाय टॉप एजुकेटर्स, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट के साथ वीकली टेस्ट, और ना सिर्फ इतना, यहाँ पे आपको डाउट क्लियरिंग का फीचर भी मिल रहा है जहां हर डाउट का वीडियो सोल्यूशन दिया जा रहा है। बट अगर और ऊंची उड़ान भरनी है तो आइकॉनिक के साथ जाओ, वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा स्टडी प्लान करवाएगा, आपका सेल्फ स्टडी में मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टडी बूस्टर सेशन में आपको गाइड किया जाएगा कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, तो बेटा ये चीज आप ध्यान रखें। और इसके अलावा टेस्ट एनालिसिस में आपको बताया जाएगा सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। डेडिकेटेड डाउट इंस्ट्रक्टर रहेगा जो आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा। स्टडी मटेरियल आपको डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे बस आपको क्या याद रखना है, दैट यू हैव टू यूज द कोड अंकित ESE टू गेट एन इमीडिएट डिस्काउंट एंड कम अंडर माई पर्सनल गाइडेंस। और ये ध्यान रहे बेटा, 8 सितंबर से मेरा नया कोर्स आ रहा है 7 AM पे, दैट इज पावर सिस्टम। यहाँ 3 आवर्स डेली क्लास चलेगी, 19 अक्टूबर तक चलेगा ये कोर्स। इसमें 1000 से ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ और डेली आपको असाइनमेंट मिलेगा। और यहाँ पे मज़ा ये बात का आएगा कि आप लोग मुझसे ऑडियो पे बात कर पाएंगे ड्यूरिंग द क्लासेस। और ये नए बैचेस आ गए हैं बेटा, क्रैक गेट 22 बैच A फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE एंड आरोहन फॉर गेट 2023 बैच G फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ECE। और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले एस्पायरेंट्स के लिए भी बैच A आ गया है फॉर टेक्निकल टारगेट ESE प्रीलिम्स 2022। और भाई आस्क का डाउट फीचर का आप फायदा उठा सकते हो प्लस पे आके। यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हैं, किसी भी समय पे पूछ सकते हैं। हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलेगा इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो उसका इमीडिएट सोल्यूशन आपको मिलेगा, और नहीं पूछा गया है तो आपको उसका सोल्यूशन बना के दिया जाएगा। आपको यहाँ पे होमवर्क में भी असिस्टेंस प्रोवाइडेड रहेगा। और अभी कोई बच्चा अगर 6 मंथ्स के लिए ज्वाइन करता है तो ही विल गेट 3 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो इस ऑफर को हाथ से मत जाने दो, 42% की सेविंग है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। और मैं तो यही रिकमेंड करूंगा बेटा, अगर ज्वाइन करते हो 2 ईयर का लो, क्योंकि बेसिक से एडवांस तक कंसेप्ट बनाने में लगता है टाइम। इसीलिए आप अभी 2 ईयर का लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये अमाउंट आप EMI में पे कर सकते हो या फिर आप एजुकेशन लोन पे कर सकते हो। बट इससे मच बेटर होगा अगर आप आइकॉनिक लेते हो, क्योंकि यहाँ पे एक टॉपर आपके साथ 2 साल मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली आपकी रैंक और बेहतर वे में आएगी। तो यहाँ पे भी सेम कोड एप्लीकेबल है, अंकित ESE। ठीक है, और बेटा स्पेशल क्लासेस के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर लो। मैं डेली 11 बजे स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं PS भीमरा के क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ। क्लासेस इंटरैक्टिव होती हैं, पोलिंग फीचर की मदद से आप अपना आंसर दे सकते हो और अपना स्पीड एंड एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। रेज हैंड की मदद से आप मुझसे ऑडियो पे बात कर सकते हो। मुझे अगर फॉलो कर लोगे तो हर क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। और ये मेरा अनअकैडमी ID है, मुझे फॉलो कर लेना, यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो। एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जहाँ हम कराते हैं डेली क्विजेस, तो क्विजेस का पार्ट बन सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आता रहे। अब मिलेंगे 3:30 बजे विद इन्वर्टर्स। तब तक ऐसे ही मचाते रहो, फोड़ते रहो। लेट्स क्रैक इट।